So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you once again. Welcome to our channel Study Hood. So students, in this video lecture we are going to discuss our important topic, that is your metabolism. What is metabolism? क्योंकि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करना हो तो हमारा क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ये है क्या, What is it? Metabolism क्या है हमारे पास? Metabolism is the sum of all the reactions. पहली बात तो it is the sum of all the reactions. अब वो कौन कौन से रिएक्शन that are happening inside the लिविंग्स, जो कि लिविंग्स के अंदर हो रहे हो, वो सारे के सारे रिएक्शंस का सम है हमारे पास मेटाबॉलिज्म. एंड इट इंक्लूड एनर्जी. अब यहाँ पर आइदर एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो या फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो. हर वो रिएक्शन जो कि एनर्जी को या तो फिर इवॉल्व करे या तो फिर वो एब्जॉर्ब करे, और वो हो किसके अंदर रहा हो, लिविंग्स के अंदर हो रहा हो, हर उस रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. अब ये एक आपके पास आ गया जनरल कॉन्सेप्ट कि मेटाबॉलिज्म क्या है. इट इज़ द सम ऑफ द ऑल रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन आवर लिविंग बॉडी. ठीक है, हमें समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म क्या है. या अगर हम इसको और मॉडिफाई करें, क्या, it is a physiological process which include the sum of the reaction that takes place throughout the body and mainly involve the energies. अब either वो जो है in form of gaining हो या in form of losing हो एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं भाई मेटाबॉलिज्म. अब मेनली मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स में होता है मेनली. एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है आपके पास कैटाबॉलिज्म. ठीक है जी. अब एनाबॉलिज्म जिसके अंदर जो है वो 2 कंपाउंड, एना यानी और बॉलिज्म. बॉलिज्म तो हमें समझ में आ रहा है कि एनाबॉलिज्म यानी समथिंग इज मीन टू बी रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन. ठीक है. एनाबॉलिज्म आप समझ जाएं कि ये जो है वो सिंथेसिस की बात हो रही है. इसके अंदर 2 स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके अंदर कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टू फॉर्म लार्ज सब्सटेंस. इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, जिसके अंदर क्या होती है भाई, सिंथेसिस होती है. एंड कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो ब्रेकिंग होती है. सिंपली इसके अंदर ब्रेकिंग होती है. अब इसके अंदर क्या होगा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स विल ब्रेक इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. सिंपली. अब हमने पहली चीज़ क्या डिस्कस की कि भाई केमिकल रिएक्शन है. ओके. नेक्स्ट चीज़ हमने क्या डिस्कस की कि एनर्जी. अब एनाबॉलिज्म के दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज़ भी हो सकती है. याद रखिएगा, एनर्जी जो है वो इन सम केसेस रिलीज़ भी हो सकती है और एनर्जी जो है वो गेन भी हो सकती है. क्योंकि हमें पता है जब भी फॉर्मेशन होती है तब भी एनर्जी चाहिए. और अगर इन्फॉर्मेशन हो लाइक आपने जो है वो सडनली फॉर्म किए 2 कंपाउंड्स, तो कंपाउंड जब वो आए और उन्होंने क्या किया कि उनको जैसे ही वो आपस में टकराए तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हुई और टकराने की वजह से वहाँ पर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ, लेकिन एनर्जी रिलीज़ तो हुई ना. अगर इस सेम केस अगर कोई और कंपाउंड है लाइक वो गेन कर रहा है, अब एनर्जी गेन किस वे में कर रहा है, लाइक वो अपनी इनिशियल स्टेट में मौजूद है. ठीक है, रेस्ट में, बिल्कुल रेस्ट में. अब उन्हें जो है वो एक स्टार्टर मॉलिक्यूल चाहिए, कि स्टार्टर एनर्जी चाहिए, और उसी एनर्जी को हमें पता है आपको क्या कहते हैं. हम जब भी हम रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स को डालते हैं तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो उनको कुछ एनर्जी चाहिए होती है जो वो खुद को स्टार्ट कर सके, एक्टिवेटेड स्टेट में आ सकें. और जो एक्टिवेटेड स्टेट में उन्हें वो जो एनर्जी लाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. तो एनर्जी जो है वो गेन भी करते हैं फॉर्मेशन के दौरान, एनर्जी रिलीज़ भी होती है. सेम इज द केस विद द कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म के अंदर भी एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी गेन भी हो सकती है. दोनों के अंदर आपने देखा या तो फिर एनर्जी जो है रिलीज होगी या तो फिर एनर्जी गेन होगी. ठीक है. अब यहाँ तक बात हो गई हमारे पास मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ अ सम ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शंस. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है. तो केमिकल रिएक्शंस हमेशा याद रखिएगा कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पर जो है वो रिएक्टेंट्स
चेंज हो प्रोडक्ट के अंदर, उसे हम कहते हैं भाई केमिकल रिएक्शन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ तो समझ में आ गई बात, लेकिन सबसे पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट which are being produced per unit टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। अब हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस के कुछ डिटर्मिनेशंस हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहली चीज़ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी आ जाती है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। इसके साथ आ जाती है आपकी टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर का जो है वो हमेशा याद रखिएगा, ग्रेटली ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे पास किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। इसके अलावा सब फोर्थ थिंग हमारी आ जाती है कैटालिस्ट। पहले हम आ जाते हैं अपने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा, एक लिमिट तक अगर रिएक्टेंट्स जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे, हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लेंगे आप रिएक्टेंट्स की, उतनी ही आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, लेकिन अगेन एक सैचुरेशन तक, एक लिमिट तक। अब तो क्या हम इसका रिलेशन किस तरह से शो कर सकते हैं, लाइक ये आ गया आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सबसे पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी याद रखिएगा कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स जो है वो आपने सपोज कर लें इस कंटेनर के अंदर जो है वो आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं। अब ये रिएक्टेंट्स बिल्कुल अपनी स्मूथ पोजीशन में पड़े हुए हैं। अब इनको जो है वो हमें एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर है, ऑफ कोर्सली है। उस एनर्जी को हम बेसिकली कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी आई होप समझ में आ गया होगा। क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी? ऑफ कोर्सली अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज़्यादा रिक्वायर होगी तो क्या होगा कि वो रिएक्टेंट्स, यानी इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट्स आपस में कम स्पीड से, वो कम स्पीड से रिएक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स नहीं ना, देखें एक्टिवेशन एनर्जी इनको चाहिए ज़्यादा ताकि ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकें। अगर ज़्यादा चाहिए तो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी ये अफेक्ट करेंगे। यानी कि हम इस तरह बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कम होगा, ऑफ कोर्सली कम होगा। या आप उसको इन्वर्स कर देंगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है टेम्परेचर के साथ भी सेंसिटिव होता है हमारा रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा। किस तरह, अगर टेम्परेचर आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक हद तक, जहाँ तक वो बियर कर सकता है तब तक, तो टेम्परेचर के साथ भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैटालिस्ट की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या था कि ये एक्टिव कर रही थी भाई रिएक्टेंट्स को। अब कैटालिस्ट क्या करता है कि ये एक्टिव करता है रिएक्टेंट्स को। क्या ये वही काम नहीं हो गया जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कर रही है? इसीलिए हम कहते हैं कि ये रिप्लेस कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो कैटालिस्ट, जितने ज़्यादा आपके पास कैटालिस्ट मौजूद होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो कैटालिस्ट क्या करता है, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज़ कर देता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो यहाँ तक हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस भी समाप्त होता है। सो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।